वेलकम बैक टू द इनोवेट आईटी जोन। हमारा सिमुलेशन एंड मॉडलिंग का जो टॉपिक रह गया था वैलिडेशंस ऑफ मॉडल्स और ये जो वेरिफिकेशंस ऑफ मॉडल्स होते हैं ये तो हम लोग इसका स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास जो है हम लोग इस बात को पढ़ लेते हैं कि हमारे पास जो मॉडल वेरिफिकेशंस हैं वो क्या होता है। ठीक है, तो वेरिफिकेशन का मतलब होता है कि हम लोग ये चेक कर सकें कि क्या हमने जो सिस्टम बनाया है क्या वो सही तरीके से बनाया है, क्या ये एक्यूरेटली वर्क करेगा। यानी मॉडल वेरिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मॉडल्स के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को चेक किया जाता है ताकि कंफर्म हो सके। यानी मॉडल्स के अंदर जो जितने कंपोनेंट्स होते हैं, जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं, उन सबको चेक किया जाता है ताकि ये बात हमें कंफर्म हो जाए कि हमारा मॉडल जो है वो सही तरीके से बनाया गया है और ये एक्यूरेटली काम करेगा। अब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स इंक्लूड्स होते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारा रिक्वायरमेंट्स वेरिफिकेशन, उसके बाद आ जाता है डिज़ाइन वेरिफिकेशन, फिर उसके बाद कोड वेरिफिकेशन, कंसिस्टेंसी चेक्स यानी हम लोगों ने इसके अंदर जो भी कॉन्स्टेंट्स होती हैं उन सबको चेक करना है। सेंसिटिव एनालिसिस आ जाती है, यानी मॉडल्स के जो पैरामीटर्स होते हैं इनको वेरी करके देखा जाता है कि आउटकम्स में कैसी चेंजिंग आती हैं। उसके बाद यूजेबिलिटी टेस्टिंग आ जाती है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मॉडल वेरिफिकेशन से, रिक्वायरमेंट्स वेरिफिकेशन से। हमारे मॉडल वेरिफिकेशन में जो स्टेप था रिक्वायरमेंट्स वेरिफिकेशन, वो क्या होता है मॉडलिंग सिमुलेशन के पर्सपेक्टिव से हम लोग देखेंगे। तो मॉडलिंग सिमुलेशन में रिक्वायरमेंट्स वेरिफिकेशन एक क्रूशियल स्टेप होता है जो मॉडल बनाने से पहले किया जाता है। इसमें कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं, जैसे हमारे ऑब्जेक्टिव की जो क्लैरिटी होती है उन चीज़ का होना लाजमी है। अब ये पॉइंट्स आप लोग नोट कर लें। हमारे जो रिक्वायरमेंट्स वेरिफिकेशन है, सबसे पहला आ जाता है ऑब्जेक्टिव क्लैरिटी, फिर आ जाता है पैरामीटर आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद आ जाता है स्कोप डेफिनेशन, फिर नेक्स्ट आ जाता है रियल वर्ल्ड इंटीग्रेशन, स्टैक होल्डर्स कोलैबोरेशन यानी स्टैक होल्डर के साथ किस तरह से काम किया जाता है। ये सारे स्टेप जो होते हैं ये इंश्योर करते हैं कि मॉडल बनाने से पहले सारे एस्पेक्ट को और जितनी भी एक्सपेक्टेशन होती है उनको ध्यान में रखा जाए ताकि मॉडल सही तरीके से डिज़ाइन और डेवलप किया जा सके। इससे मॉडल को बनाने के बाद उसकी एक्यूरेसी और इफेक्टिवनेस जो होती है वो बढ़ती है। तो अब हम लोग इन पॉइंट्स को जो है वो डिटेल से डिस्कस करते हैं अपने रिक्वायरमेंट्स वेरिफिकेशन के अंदर। तो सबसे पहला आता है ऑब्जेक्टिव क्लैरिटी, यानी मॉडलिंग प्रोसेस शुरू होने से पहले जो क्लियर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको डिफाइन किया जाता है। अब ये ऑब्जेक्टिव्स स्पेसिफाई करते हैं कि मॉडल किस पर्पस के लिए बनाया जा रहा है, जैसे कि डिसीजन मेकिंग, सिस्टम एनालिसिस या फ्यूचर प्रेडिक्शंस के लिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्लैरिटी में ये है कि हमें मॉडलिंग प्रोसेस शुरू होने से पहले इस चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमारे ऑब्जेक्टिव जो हैं वो किस तरह से हम उनको डिफाइन करेंगे, क्या क्या उनकी स्पेसिफिकेशन हो सकती हैं और मॉडल किस लिए बनाया जा रहा होता है। जैसे कि हम डिसीजन मेकिंग के लिए बना रहे हैं, सिस्टम एनालिसिस के बना रहे हैं या फ्यूचर प्रेडिक्शंस के लिए। उसके बाद आ जाता है पैरामीटर आइडेंटिफिकेशन। तो इसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि रिक्वायरमेंट्स वेरिफिकेशन प्रोसेस में मॉडल के लिए ज़रूरी पैरामीटर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। ये पैरामीटर सिस्टम या सिनेरियो को एसेंशियल कंपोनेंट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जो कि पैरामीटर्स क्या होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे सिस्टम को की आइडेंटिफिकेशंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। उसके बाद आ जाता है स्कोप डेफिनेशन। इसमें क्या होता है कि मॉडल बनाने से पहले उसका स्कोप को डिफाइन किया जाता है। ये स्कोप डिफाइन करता है कि मॉडल किस लेवल तक एक्यूरेट और एप्लीकेबल होगा। यानी यही स्कोप डिसाइड करेगा कि हमने जो मॉडल बनाया है उसका लेवल किस हद तक, किस लेवल तक ये मॉडल जो है ये एक्यूरेट है और किस हद तक ये एप्लीकेबल हो सकता है। कुछ मॉडल स्पेसिफिकेशन सिनेरियोस या आप कह सकते हैं टाइम फ्रेम्स के लिए बनाए जाते हैं, जबकि दूसरे ब्रॉडर सिस्टम्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब आ जाता है रियल वर्ल्ड इंटीग्रेशन। तो इसमें क्या होता है, मॉडल की रिक्वायरमेंट्स वेरीफाई करना, रियल वर्ल्ड डाटा और सिनेरियोज को इनकॉर्पोरेट किया जाता है हमारे रियल वर्ल्ड इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि हम लोगों ने जो मॉडल बनाया होता है उसको जब वेरीफाइड किया था तो हम उसको रियल वर्ल्ड डाटा या सिनेरियोज के साथ जो होते हैं वो उसको चेक करके देखें। यानी मॉडल को डेवलप करते वक्त रियल वर्ल्ड ऑब्जर्वेशन और डाटा को ध्यान में रखा जाता है ताकि मॉडल उसको सही तरीके से रिप्रेजेंट कर सके। फिर आता है स्टैक होल्ड कोलैबोरेशन। तो इसमें क्या होता है, स्टैक होल्डर्स क्या करते हैं, इनके साथ किस तरह से काम किया जाता है। तो रिक्वायरमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस में स्टैक होल्डर जैसे कि डोमेन एक्सपर्ट्स, एंड यूज़र्स और जो डिसीजन मेकर्स होते हैं उनके साथ कोलैबोरेशन होती है, यानी उनके साथ मिलकर काम किया जाता है। उनका इनपुट और फीडबैक लिए जाते हैं ताकि मॉडल्स उनकी नीड्स और एक्सपेक्टेशंस को एक्यूरेटली एड्रेस कर सकें।
ठीक है। तो ये सारे के सारे जो स्टेप्स थे ये इंश्योर करते हैं कि मॉडल बनाने से पहले सारे स्पेक्स को और जितनी भी एक्सपेक्टेशंस हमने उस मॉडल बनाने के लिए की होती हैं उन सबको ध्यान में रखा जाए, ताकि मॉडल सही तरीके से डिज़ाइन और डेवलप किया जा सके। इससे मॉडल्स को बनाने के बाद उसकी जो एक्यूरेसी होती है और जो भी उसकी इफ़ेक्टिवनेस होती है वो और ज़्यादा होती है। फिर आ जाता है हमारे पास अभी हमने पढ़ा रिक्वायरमेंट वेरिफिकेशन, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिज़ाइन वेरिफिकेशन। तो डिज़ाइन वेरिफिकेशंस क्या होता है, अगर इसको मैं एज ए सिंपल बताऊं तो मॉडल को जो डिज़ाइन होते हैं उसको चेक किया जाता है ताकि कंफर्म हो सके कि वो सही तरीके से कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और रिक्वायरमेंट्स को रिफ्लेक्ट करता है। यहाँ पर देखा जाता है कि मॉडल के एलिमेंट्स, उसका स्ट्रक्चर और इंट्रैक्शन सही तरीके से सेट किए गए हैं या नहीं। इसको जो होता है हम लोग मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो डिज़ाइन वेरिफिकेशन चूँकि इसमें डिज़ाइन से निकला है तो हम लोग क्या करते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, इसके एलिमेंट्स देखते हैं, इसकी जो इंट्रैक्शंस होती है उनको देखते हैं कि क्या वो वेरीफाइड कर सकते हैं, क्या वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे कि डिज़ाइन वेरिफिकेशंस क्या होता है, सबसे पहले तो ये एक हमारी वेरिफिकेशन का एक क्रूशियल स्टेप होता है जिसमें मॉडल को बनाने से पहले उसके डिज़ाइन को थॉरली जो है वो देखा जाता है। अब इस प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो सकती है, क्या क्या एस्पेक्ट्स कवर किए जाते हैं, उनमें सबसे पहले आ जाता है कॉन्सेप्चुअल अलाइनमेंट। ठीक है, यहाँ पर देखा जाता है कि मॉडल के डिज़ाइन में इनकॉर्पोरेट किए गए कॉन्सेप्ट और आइडियाज़ उस सिस्टम या सिनेरियो को सही तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो मॉडल सिमुलेट या प्रिडिक्ट कर रहे हैं। यानी मॉडल के डिज़ाइन में जो एलिमेंट्स, जो स्ट्रक्चर हैं, वो इस एलिमेंट की करैक्टरिस्टिक्स और जो बिहेवियर्स होते हैं उसको कैप्चर करने में क्या कर सकते हैं, क्या नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है इसका रिक्वायरमेंट्स फुलफिलमेंट। अच्छा, ये जो डिज़ाइन वेरिफिकेशन है इसके स्टेप्स लिखे हैं। सबसे पहला आ जाता है कॉन्सेप्चुअल अलाइनमेंट, फिर आ जाता है रिक्वायरमेंट्स फुलफिलमेंट, फिर आ जाता है लॉजिकल कंसिस्टेंसी, फोर्थ पे आ जाता है स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी, फिर इंट्रैक्शन इवेलुएशन। ठीक है, टोटल 5 स्टेप्स हो गए इसके। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया कि इसका कॉन्सेप्चुअल अलाइनमेंट होता है, यानी इसमें देखा जाता है कि मॉडल के डिज़ाइन में जो एलिमेंट्स, स्ट्रक्चर्स हैं, क्या वो सिस्टम की जो भी करैक्टरिस्टिक या बिहेवियर होते हैं उसको कैप्चर कर सकते हैं। फिर रिक्वायरमेंट फुलफिलमेंट में क्या आ जाता है, जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है कि मॉडल्स के डिज़ाइन में सेट किए गए जो एलिमेंट्स होते हैं, जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो इंट्रैक्शंस होती हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स और ऑब्जेक्टिव के साथ कंपेयर किया जाता है। ये स्टेप कंफर्म करता है कि मॉडल के डिज़ाइन वो टास्क और स्पेसिफिकेशंस को पूरा कर सकता है जो उसका पर्पस है। उसके बाद आ जाता है लॉजिकल कंसिस्टेंसी। तो इसमें मॉडल्स के एलिमेंट्स और इंट्रैक्शन को चेक किया जाता है ताकि इंश्योर हो सके कि वो लॉजिकली कंसिस्टेंट हैं, कोई कंट्राडिक्शन या लॉजिकल बिहेवियर मॉडल के डिज़ाइन में आइडेंटिफाई किए जाते हैं और उन्हें रिजॉल्व किया जाता है। स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी, मॉडल का स्ट्रक्चर इंटेग्रिटी, मॉडल के स्ट्रक्चर को एनालाइज किया जाता है ताकि कंफर्म हो सके कि वो सही तरीके से ऑर्गेनाइज की गई हैं। ये देखा जाता है कि कंपोनेंट्स कैसे इंटरकनेक्ट हैं और क्या वो सही सीक्वेंस में हैं। उसके बाद आता है इंट्रैक्शन इवैल्यूएशन। मॉडल के एलिमेंट्स के इंट्रैक्शन को एग्जामिनेट किया जाता है, यानी कैसे एक कंपोनेंट दूसरे से इंटरेक्ट करता है, किस तरह की इनपुट्स और आउटपुट्स होती हैं और क्या वो उस पर एक्सपेक्टेशंस हैं या नहीं। तो डिज़ाइन वेरिफिकेशन एक कम्प्रीहेंसिव प्रोसेस होता है जिसमें मॉडल को डिज़ाइन को वेरियस पर्सपेक्टिव से इवैल्यूएट किया जाता है ताकि कंफर्म हो सके कि वो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और रिक्वायरमेंट्स को एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करता है और इंटेंडेड पर्पस को सर्व कर सकता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कोड वेरिफिकेशन। तो कोड वेरिफिकेशंस क्या होता है, अगर मॉडल कोड बेस है तो उसका कोड को वेरीफाई किया जाता है ताकि कंफर्म हो सके कि कोड में कोई एरर्स या बग्स नहीं है और वो सही तरीके से फंक्शन कर रहा है। तो इसके अंदर जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती हैं जैसे सिंटैक्स चेकिंग, लॉजिकल टेस्टिंग, बाउंड्री टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, एरर हैंडलिंग। सारे स्टेप्स जो होते हैं ये कोड के अंदर आ जाते हैं। सारी बात है, जब हम ये कोड लिखते हैं तो सबसे पहले हम उसका सिंटैक्स होता है उसको चेक करते हैं। तो कोड वेरिफिकेशन में सबसे पहला स्टेप होता है सिंटैक्स चेकिंग। इसमें कोड की सिंटैक्स के करेक्टनेस वेरीफाई की जाती हैं, जैसे कि क्या कोड में कोई ग्रामेटिकल या स्ट्रक्चरल एरर्स है।
फिर लॉजिकल टेस्ट आ जाता है, तो कोड की लॉजिक को टेस्ट किया जाता है। इसमें देखा जाता है कि क्या कोड सही तरीके से वर्क करेगा या नहीं, और क्या वो डिज़ायर आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। फिर बाउंड्री टेस्ट आ जाता है, यानी कोड की बाउंड्री कंडीशन के टेस्ट किए जाते हैं। जो कोड की जो बाउंड्री कंडीशंस होते हैं उसके साथ कोड को टेस्ट किया जाता है, यानी एक्सट्रीम वैल्यूज़ या एज केसेस के लिए कोड का बिहेवियर देखा जाता है, ताकि पता चले कि कोड उन कंडीशंस में भी सही तरीके से वर्क करता है या नहीं। फिर आ जाता है यूनिट टेस्टिंग। यूनिट का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल। तो कोड के जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स होते हैं उनको आइसोलेट करके टेस्ट किया जाता है। हर फंक्शन या मॉड्यूल को अलग अलग टेस्ट केसेस से टेस्ट किया जाता है, ताकि उसकी जो फंक्शनैलिटी होती है, उसकी जो करेक्टनेस होती है, उसको वेरीफाई किया जा सके। फिर आ जाता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। तो कोड के अलग अलग पार्ट्स को कंबाइन करके टेस्ट किया जाता है। जो यूनिट टेस्टिंग था उसके अंदर हम लोग कोड के जो इंडिविजुअल कंपोनेंट होते हैं उनको अलग अलग केसेस में डाल के टेस्ट करते हैं। तो इसमें ये होता है कि अब उनको कंबाइन करके टेस्ट किया जाता है, यानी कोड के कंपोनेंट को एक साथ इंटीग्रेट करके, यानी उनको एक साथ जोड़ के उनकी डायरेक्शंस और कैपेबिलिटीज़ टेस्ट की जाती हैं। फिर आ जाता है रिग्रेशन टेस्टिंग। तो कोड में किसी भी चेंजिंग्स या अपडेट के बाद पुरानी फंक्शनैलिटी को कंफर्म करने के लिए प्रीवियस टेस्ट केसेस को रीरन किया जाता है। इससे पता चलता है कि न्यू चेंजिंग ने कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं किया। फिर आ जाता है एरर हैंडलिंग। अब कोड में कोई एरर या एक्सपेक्टेशन को हैंडल करने के लिए उसकी एरर हैंडलिंग कैपेबिलिटीज़ को टेस्ट किया जाता है, यानी कैसे कोड किसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को हैंडल करता है। जैसे हम डेव C++ में कोड रन करते हैं तो उसके बाद उसमें क्या क्या एरर्स आ रहे हैं, उसको रन करने के बाद ही एरर पता चलता है, फिर हम लोग उन एरर को हैंडल करने की कोशिश करते हैं। तो कोड वेरिफिकेशन के थ्रू, यानी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोड को वेरियस सिनेरियोज और कंडीशन के टेस्ट किया जाता है, ताकि कंफर्म हो सके कि वो डिज़ायर मैनर में वर्क करता है और कोई एरर्स या बग्स नहीं हैं। तो कोड वेरिफिकेशन के स्टेप्स याद रखना बहुत ईजी है, क्योंकि हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें सबसे पहले सिंटैक्स चेक करते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग लॉजिक बनाते हैं। फिर जो भी यूनिट टेस्टिंग करनी होती है, हर हम लाइन को चेक करते हैं, हर फंक्शन को अलग करके फिर हम कंबाइन करके उसको रन करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग इसके जो भी एरर्स आते हैं उनको हैंडल करते हैं। तो ये हमारे पास था वेरिफिकेशंस वाले पूरे के पूरे स्टेप्स, और नेक्स्ट हम लोग वैलिडेशन को पढ़ें।